और आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें हम पोस्ट बजट एनालिसिस कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार जब बजट पेश किया तो उन्होंने इसे अमृतकाल का पहला बजट बताया और बजट में हुए ऐलान भी इस अमृतकाल की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में सस्टेनेबल प्लानिंग और एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस किया। टेक इनेबल्ड इकोनॉमी के ग्रोथ का रास्ता भी दिखाने की कोशिश की गई। बजट के जरिए सभी तबकों को कुछ न कुछ देने की कोशिश भी नजर आई। सरकार की कोशिश ये थी कि ओवरऑल एक फील गुड बजट जो है वो दिया जाए। अब डायरेक्टली इसका बेनिफिट अभी होगा या नहीं, एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कहा जा रहा है कि इसके स्वाभाविक रूप से होंगे। इकोनॉमी के फ्रंट पर देखें तो सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के निर्माण पर होने वाले खर्च को, यानी कि जो कैपेक्स है, उस पर सरप्राइज एक तरह से देते हुए अपेक्षा से ज्यादा दे दिया। 33% कैपेक्स को बढ़ाया है। सरकार के इस कदम से सीमेंट, लोहे, स्टील और दूसरे सामानों की मांग बढ़ेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए चीजें हैं उनमें इजाफा होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खर्च बढ़ने का मतलब ये है कि रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कामों का नतीजा दिखने में समय लगेगा, क्योंकि बड़ा पुल या सड़क तैयार होने में वक्त लगता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगता है। इसके अलावा बजट में चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर जो है 7% रहने का अनुमान है। दूसरी बड़ी घोषणाओं की तरफ अगर नजर डालें तो रेलवे के लिए जो कैपेक्स का ही जुड़ा हुआ ये एक मसला है। 2,04 करोड़ के आसपास का बजट आवंटन किया गया है। इसके साथ ही देश में 50 और नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और एरोड्रम बनाने की घोषणा हुई है। कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर की रकम बढ़ाकर जो है वो 13.7 लाख करोड़ कर दी गई है। एनर्जी सिक्योरिटीज के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन हुआ। वित्त वर्ष 2024 के लिए वित्तीय घाटा जो है यहाँ पर थोड़ा सा फिस्कल प्रूडेंस दिखाने की कोशिश हुई। 5.9% रहने का अनुमान है और इस पर हमने कल से लगातार लंबी चर्चा भी की है और इस पर हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं कि ये जो तमाम उपाय किए गए हैं उनका अब इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्लोबल अनिश्चितताओं का जो माहौल है, क्या सरकार ने उसको भी इस बजट में मद्देनजर रखा हुआ है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपके ग्लोबल पैरामीटर्स भी होंगे और अगर वहां कोई प्रेशर है या अनसर्टेनिटी है तो फिर उसको सरकार को उन चिंताओं को भी दूर करना चाहिए। एक तरफ जहां कुछ एक्सपर्ट्स इस बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड बता रहे हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह तर्क है कि बजट में मैक्रो इकोनॉमिक रिवाइवल पर फोकस नहीं किया गया। इन एक्सपर्ट्स का तर्क है कि बजट में लॉन्ग टर्म में असर दिखाने वाले ऐलान जरूर हैं, लेकिन सामने खड़ी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के कोई खास इंतजाम नहीं दिखे। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं इस बजट को लेकर। ग्रोथ ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट ओरिएंटेड, लेकिन इमीडिएट जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए शायद फोकस में कुछ कमी नजर जरूर आती है। लेकिन इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा आवश्यक है ताकि हम आसान भाषा में समझ पाएं कि एग्जैक्टली सरकार चाहती क्या है। और क्योंकि हम अमृतकाल का पहला साल और पहले साल का बजट इसे कहा जा रहा है, ऐसे में यह देखना जरूरी है कि जिस राह पर हम चल रहे हैं अमृतकाल की, वो राह कितनी मुश्किल है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग सर हमारे साथ हैं। गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीदार मैम जुड़ चुकी हैं। वृंदा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी भी जुड़ चुके हैं। जोशी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वृंदा मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अब हेडलाइन से आगे बढ़कर ब्लूप्रिंट्स पर चर्चा हो रही है। जो बारीक बातें हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश की जा रही है कि इंटेंशन क्या था। अब बजट के बाद, एक दिन बाद जब हम बैठे हैं मैम, तो क्या लग रहा है आपको? ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है? लॉन्ग टर्म मेजर्स तो इसमें दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हम देखेंगे, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कम से कम। लेकिन कहा जा रहा है कि जो इमीडिएट चुनौतियां हैं उनको उतना ज्यादा एड्रेस नहीं किया गया। आपकी प्रतिक्रिया बजट पर मैम?
मैं मानती हूँ कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बट शॉर्ट टर्म के लिए भी है। जो लॉन्ग टर्म का एक प्लान, गवर्नमेंट का एक विजन है कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, ये बजट उसी तरफ जा रही है और इस एक कड़ी है उस पाथ पे जाने की एक कड़ी है ये। और बेस्ट पार्ट इज दैट सिर्फ केवल ग्रोथ पर ही इसका फोकस नहीं है, साथ में जो मैक्रो स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश है वो भी बहुत सारे जो मैक्रो पैरामीटर्स हैं, चाहे इन्फ्लेशन हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, फिस्कल डेफिसिट हो, तो ये सबको गवर्नमेंट ने इसको सबको नियंत्रण में रखा है। तो ग्रोथ बढ़ा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऑन द ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन साथ ही साथ मैक्रो स्टेबिलिटी, फिस्कल प्रूडेंस बनाया हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि केवल लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में भी। और दूसरी बात कि देखिए, इस इट्स फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। कंजम्पशन इंक्रीज के भी स्टेप्स दिए हैं, लोगों के हाथ में पैसे दिए हैं, कंजम्पशन को बढ़ावा दिया है, इन्वेस्टमेंट को तो बहुत ही बढ़ावा दिया है, क्योंकि मेन थिंग इस बजट का फोकस है कैपेक्स, और एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया है। तो ये सारे जो इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले एरियाज हैं वो इसमें उनका फोकस इधर है। और फाइनली कि जो गवर्नमेंट ने क्या कि स्किल्स भी चाहिए हमको, नॉट जस्ट कंस्ट्रक्शन वाले स्किल्स बट देन हाई एंड स्किल्स भी चाहिए। सो ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, स्किल्स, लास्ट माइल, फाइनेंशियल इंक्लूसिव ग्रोथ, इस सब पे उसका फोकस है, बजट का फोकस है। इसलिए मैं मानती हूं आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोली मैम। यस मैम, आई एम सॉरी मैम, मैं बीच में आपको मैंने इसलिए रोका क्योंकि आपने कहा कि आम आदमी के हाथ में पैसा देने की बात कही गई है। जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इस बजट का वो ये कि डायरेक्ट आपने पैसा हाथ में नहीं दिया, इनकम टैक्स में जो जिस तरह की छूट की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं आई, कुछ डायरेक्ट जो है ऐसे ऐलान नहीं हुए कि जिससे आम आदमी के हाथ में पैसा आए, बचत आए और वो स्पेंड कर पाए। तो कुछ आप बता पाएंगी मैम कि ऐसे कुछ प्रावधान जिससे हम कह सकें कि आम आदमी के हाथ में पैसा आया है? दो तरह से, एक तो जो इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखा है, पहली बात, तो उससे तो उसके तो स्पेंडिंग में इम्पैक्ट होगा ही उसका, बट मोर इम्पॉर्टेंट जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें रैशनलाइजिंग जो हुआ है उससे डेफिनेटली पैसा आएगा कंज्यूमर के हाथ में। ओके, तो यानी कि आप कह रहे हैं जो न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए जो उसमें इनोवेशंस किए गए हैं उसके ऑप्शन के बाद एक आम आदमी के हाथ में पैसा जरूर आएगा। बहरहाल अब चलते हैं आगे गर्ग सर के पास। गर्ग सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को सर, और क्या वाकई में अमृतकाल का पहला साल वाला जो ये बजट है इसमें दिख रहा है कि आगे जो हमारी एक तो इमीडिएट चुनौतियां हैं, क्या पहले मैं उसी पे बात करता हूं, जो इमीडिएट हमारी चुनौतियां हैं महंगाई के मोर्चे पर, हालांकि मैम ने जैसा बताया कि महंगाई काबू में है, सीपीआई आंकड़े पिछले 3-4 महीने के ठीक ही आ रहे हैं और डब्ल्यूपीआई का भी जो लैग्ड इम्पैक्ट होता है वो भी दिखाई देगा, तो उस तरफ तो पॉजिटिव है। लेकिन जो बाकी हमारी एक्सपोर्ट और बाकी जो चीजों को लेकर चुनौतियां हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, क्या उनको एड्रेस कर रहा है सर ये? देखिए, बजट में वो जो सबसे महत्वपूर्ण और पॉजिटिव पक्ष मुझे नजर आता है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट रियलिस्टिक बजट है। आपने टैक्स एस्टिमेट्स जो लगाए हैं, नॉन टैक्स एस्टिमेट्स लगाए हैं, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह से आमदनी के जो अनुमान लगाए हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक हैं। इसी तरह से एक्सपेंडिचर का प्रावधान लगभग सभी जगह का किया है और उसके कारण से जो घाटा निकल के आता है वो उसका भी रियलिस्टिक अनुमान है। दूसरा, सरकार का सही सोचना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अगर आप जोर दें और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें तो देश की ग्रोथ में फायदा हो सकता है, उसको गति मिल सकती है। ये लक्ष्य रख के शायद वित्त मंत्री जी ने ये बजट बनाया था और उस लक्ष्य के हिसाब से काफी उपयोगी नतीजे नजर आते हैं। लेकिन एक हम अक्सर मेरे ख्याल से ज्यादा उम्मीद करते हैं, सरकार का बजट देश की पूरी इकोनॉमी को, चाहे ये जो आप मेंशन कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे इतना असर नहीं डाल सकता है और डालता है जितना हम कई बार उम्मीद करते हैं। तो वो उम्मीदें अगर हम नहीं करें तो शायद हम बेहतर असेसमेंट कर पाएंगे। दूसरा, एक मुझे जो चिंता जिस तरफ नजर आती है
वो ये है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से उम्मीद करते हैं कि काफी ग्रोथ आएगी, लेकिन अगर आप गहराई में थोड़ा सा जाएं तो आपको लगेगा कि कई जगह जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया गया है वो एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। अच्छा। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो रिजल्ट, अब जैसे देखिए पिछले साल भी काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की थी, 7.5 लाख करोड़ का बजट, वो भी 37% पे है, उसके पहले साल से ऊपर था। लेकिन अगर आप इस साल की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पे अगर नजर रखें तो इस साल के एनएसओ के डेटा बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ केवल 1.6% रही है। तो इतना बढ़ा हुआ बजट जिससे काफी स्टील, सीमेंट और मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इन सब में इजाफा होना चाहिए था, बट उसका इजाफा आपकी ग्रोथ में क्यों नहीं नजर आता है। दूसरा, मुझे जो चिंता जिस पे रहती है, अब हम एक ऐसा मानने लगे हैं कि 6%, 6.5% फिस्कल डेफिसिट जो है वो सामान्य चीज है। हमारा कानून देश का ये कहता है कि फिस्कल डेफिसिट हमारा 3% होना चाहिए जीडीपी का। अब आप 18-20 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हर साल लेते हैं, उस पे आपका इंटरेस्ट बर्डन इतना बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो 2 साल में करीब 2.75 लाख करोड़ का इंटरेस्ट बर्डन बढ़ गया है, जबकि आपकी ग्रोथ में उतना इम्पैक्ट इसका, जैसे मैंने बताया, नहीं आता है। आपका कर्जा 170 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। अब इतना बढ़ा हुआ कर्जा जिसको आपको सर्विस करना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट देना है, इसके बड़े विपरीत कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले समय में होते हैं। तो मुझे तो दो बड़ी चिंताएं ये थी, और एक और चिंता जो मुझे है कि ऐसा लगता है कि सरकार ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जी। उसको लगभग छोड़ सा दिया है। अब आप इस साल 50,000 करोड़ का टारगेट, अगले साल फिर 51,000 करोड़ का टारगेट, कोई एक भी प्राइवेटाइजेशन इस साल नहीं हुआ। बैंकों को जो करने के लिए अमेंडमेंट करने थे वो अमेंडमेंट लाई नहीं गए। अगले साल भी ऐसा लगता है कि मुश्किल से कोई प्राइवेटाइजेशन होगा। तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एफिशिएंट बनाने के लिए और बदलने के लिए जो रिफॉर्म्स करने थे, वो इस बजट में कहीं पे भी आपको नजर नहीं आते। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो थोड़ा सा प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप कर्जा लेकर कर्जा बढ़ा बढ़ा कर अगर आप उसको खर्च करने की कोशिश करेंगे तो फिर कर्जे को वापस भी करना है और फिर उसके जो प्रेशर्स होंगे उनको भी झेलना है। 28 लाख करोड़ का अनुमान तो जोशी सर, 28 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान तो जाहिर किया गया है, लेकिन जैसे गर्ग सर भी कह रहे हैं तो ये 17 लाख करोड़ के आसपास आपको फिर भी जो है वो खर्च करने कर्जा लेके, तो ये कहाँ से 17 लाख करोड़ चुकाएंगे कैसे सर? कुछ रोड मैप इसमें दिख रहा है? हेलो जोशी सर, आवाज आ रही है हेलो, आपको? वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हाँ, आप बोलिए सर। कैन यू लिसन टू मी? यस सर, हाँ, यस सर। बस ठीक। हाँ, देखिए, ये जो गर्ग साहब इज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और इनका एब्सोल्युटली जो एनालिसिस है कि 1.7 लाख करोड़ का जो मतलब इंटरेस्ट पेमेंट है, वो निश्चित रूप से इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन अब ये क्या है कि अलग अलग सरकारें अपना अलग अलग तरह से कैलकुलेशन करती हैं। गर्ग साहब भी फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी अपना कैलकुलेशन किया, नई सरकार अपने हिसाब से देखती है। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग मतलब देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि सब्सिडीज में थोड़ा सा ड्रेस्टिक कटौती की गई है, और जिसमें फूड सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, और उसी के साथ के अंदर मतलब सरकार ने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा है कि अगर इस पैसे को हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएंगे, 33% इंक्रीज, जो कि 10 ट्रिलियन रुपीस का हो गया है, और 2.4 ट्रिलियन का जो रेलवे में है उसका इम्पैक्ट थोड़ा बाद में आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सही है कि कुछ इंपॉर्टेंट इशू भी हमको एड्रेस किए जाते तो अच्छा रहता। जैसे पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम के अंदर हमने बहुत मतलब सोच समझ के 14 सेक्टर्स को लिया। इस बार उम्मीद थी कि कुछ और सेक्टर्स को दिया जाएगा, एंड पीएलआई स्कीम को शार्पन किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती है।
हालांकि उसके अंदर एक सोच ये है कि भाई कैबिनेट से इसकी अलग से अप्रूवल ली जा सकती है, दैट कैन हैपन मे बी एट ए लेटर टाइम, बट ये हम कर सकते थे। एक्सपोर्ट हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की तारीख में देखा जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड से इंडियन इकोनॉमी इज मोर इंटीग्रेटेड देन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 48% शेयर जो ट्रेड का हमारे जीडीपी के अंदर आजकल हो गया है। अभी अगर मतलब हमारे ट्रेड के शेयर को अगर आप देखते हो तो उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो बजट है वो 6456 करोड़ से इस बार घट के 5254 हो गया है। तो ये मेरे ख्याल से ग्राउंड रियलिटी दिखता है। किसमें बजट घटा? कुछ ट्रांसपोर्ट सब्सिडी में घटा, विच वाज नॉट डब्ल्यूटीओ कंपेटिबल, बट उसके अंदर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग को जो बढ़ावा देना था हमको, जैसे एमआई स्कीम, उसका हमने एक अध्ययन भी किया था 2 साल पहले। तो अगर हमने कहा भाई एक्सपोर्ट को आपको 2 ट्रिलियन करना है तो हमको वी नीड टू इंसेंटिवाइज द एक्सपोर्टर्स टू टू गो टू द मार्केट। तो वो क्या है कि पहले 200 करोड़ था, अभी भी वो 200 करोड़ ही है, तो उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, वैसे ही क्या है कि अगर आप फाइनर एस्पेक्ट ऑफ ड्यूटी रिडक्शन में जाओगे तो duty we reduce the duties so as to make the domestic manufacturing more competitive in the international market। अभी जैसे आपने रबर पे ड्यूटी बढ़ाई, हमने कंपाउंड रबर पे ड्यूटी घटाई, और कंपाउंड रबर पे ड्यूटी हमने इंक्रीज की 10% टू 25%। अभी इसके अंदर कंपाउंड रबर की ड्यूटी में हुआ ही है कि अगर आप देखते हो कि 87% रबर हमारा जो इंपोर्ट है वो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। सो वी आर नॉट पेइंग एनी ड्यूटी टू देम। अभी क्या है कि एमएफएन के अंदर वो ड्यूटी, तो इसका इंपैक्ट एक्चुअली जो आएगा वो नहीं आएगा। मतलब उसमें हो सकता है कि सरकार का ये उद्देश्य रहा हो कि रेवेन्यू जनरेशन बाय वे ऑफ द ड्यूटीज, बट मुझे लगता है कि उसमें ड्यूटी सरकार को भी नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरा, टू मेक दिस कॉम्पिटिटिव, तो ये इशू मुझे लगता है कि ओके सर, वी आल्सो नीड टू गो इनटू द डीप इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ दिस। इसीलिए सर हमने बिल्कुल ये बारीक चर्चा इसीलिए रखी हुई कि हम जरा फाइन प्रिंट्स पर चर्चा करें, कहाँ कहाँ पर सरकार रह गई है, क्योंकि आगे की चुनौतियों को आपको एड्रेस करना है। अच्छा, इसमें एक और होता है कि थर्ड कंट्री ट्रेड हो, अगर मान लो जिस कंट्री के अंदर ड्यूटी एप्लीकेबल है वो भी अगर रूट हो जाएगा तो हम उसमें मतलब नहीं सर, देखिए बिल्कुल ये देखिए एक्सपोर्ट को लेकर तो जब इकोनॉमिक सर्वे पेश हो रहा था उसमें सीए साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा, और बड़े कंजर्वेटिव थे वो एक्सपोर्ट को लेकर, और स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं ग्लोबल अनसर्टिनिटीज की वजह से हमारे एक्सपोर्ट का थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, वो दिख भी रहा है, लेकिन उसका एक प्रावधान होना जो चाहिए था, क्या वो हुआ है? ये अब इस बात पर चर्चा आवश्यक होगी। बृंदा मैम, अभी हम देख रहे हैं, अभी तो हमारी जो चर्चा रही वो थोड़ा सा क्रिटिकल साइड में जा रही है। क्या कुछ उम्मीद नजर आए कि ये जो एक्सपोर्ट वाला हमने बता दिया कि सरकार खुद ही तैयार थी इसके लिए, और कह भी रही है और एक्सेप्ट भी कर रही है, और हमारे पास नंबर्स भी हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज गर्ग सर ने बोली है कि आप कर्ज का जो दायरा लगातार बढ़ रहा है उसका प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? क्या हमारे पास बजट में कोई रिफ्लेक्शन ऐसा है जिससे हम कह सके कि हमारे पास बैकअप प्लान है कुछ? देखिए, कोविड के बाद इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द लीड। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जी मैम, हाँ, तो जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट इज व्हाट इज गिविंग अ फिलिप टू द इकोनॉमी। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट फॉरवर्ड इट नॉट कम फॉरवर्ड टू स्पेंड, तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा हिचकिचाहट होगी। लेकिन इस बार गवर्नमेंट इज लीडिंग द कैपेक्स। और दूसरी बात कि जब ये इन्वेस्टमेंट आता है तो गवर्नमेंट इज क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इज नॉट क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अब तक देखिए उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी अभी क्लियर हो जाए, जो ट्विन बैलेंस शीट वाली प्रॉब्लम थी वो अभी है नहीं। और बैंक्स की भी देखिए लिक्विडिटी बढ़ गई है, एनपीए सिचुएशन, द एसेट क्वालिटी इज बेटर, दे आर बेटर कैपिटलाइज्ड। तो बैंक्स भी लेंड करने के लिए तैयार हैं और प्राइवेट सेक्टर भी अभी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, और गवर्नमेंट इसमें लीड ले रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, उन सब की टेकिंग ऑल दो सेक्टर्स फॉरवर्ड। तो इसलिए दिस इज अ सिचुएशन, यस, जब गवर्नमेंट के हैज बोरिंग्स आपको दिख रहा है, लेकिन जब ग्रोथ होगी एंड जब रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे, जब टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे, तब उससे गवर्नमेंट विल बी इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन यस, राइट नाउ इफ अगर गवर्नमेंट भी अगर ना स्पेंड करे और प्राइवेट सेक्टर भी ना स्पेंड करे तो ग्रोथ कहाँ से आएगा? ये तो एक बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने पूछा कि जो फॉरेन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे हम कैसे बच रहे हैं, तो एक तो गवर्नमेंट ने देखिए, जो हम फर्टिलाइज़र, ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उससे हमारे आर्थिक स्थिति पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा।
लेकिन ऑयल के लिए गवर्नमेंट ने एथनॉल का किया है एंड ट्राइंग टू मूव इट टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, तो इसलिए उस तरफ से थोड़ी राहत मिल सकती है। दूसरी बात, इवन एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो अभी रशिया से फर्टिलाइज़र मिल रहा था, लेकिन जब अगर जियोपॉलिटिकल स्थिति खराब हो जाए तो ये इधर भी इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह की बातें कर रहे हैं। और देखिए, जेम्स और ज्वेलरी, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर एक्सपोर्ट्स। लेकिन हम लोग पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन, डायमंड से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर इंपोर्ट के लिए कुछ डायमंड्स, फॉर एग्जांपल अभी रशिया यूक्रेन से अगर डायमंड्स हम ना इंपोर्ट कर सके उस रीजन से, या ट्रेड के डिस्टर्ब होने से, तो इसलिए होम ग्रोन, लैब ग्रोन डायमंड्स की बात कर रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी स्टेप्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी को मजबूत भी करें, एट द सेम टाइम ग्रोथ को भी फॉरवर्ड ले जाएं। एब्सोल्युटली, ग्रोथ को फॉरवर्ड ले जाने के लिए काफ़ी सिग्नल्स ऐसे हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि आगे स्मूथ राह होगी। लेकिन गर्ग सर, एक चीज़ और है जो ग्रोथ से ही रिलेटेड में मेरा सवाल ये था कि 6 to 6.8% हमारे प्रोजेक्शंस हैं, और ये गैप थोड़ा बड़ा है। 6 to 6.8% का गैप काफ़ी बड़ा है। स्वाभाविक रूप से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है उनका है। अब चिंता इसमें ये है सर कि अगर 6 से नीचे रहती है ग्रोथ, तो कहा यह जाता है, अमूमन माना यह जाता है कि फिर आपके रोजगार जो हैं वो ना के बराबर पैदा हो रहे हैं अगर आप 6% से नीचे ग्रो कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में आपको नई कैपेसिटी पैदा करनी होगी। लेकिन हमारा जो फोकस है कैपेक्स बढ़ाकर, क्या हम इसमें नई कैपेसिटी पैदा करने की स्थिति में हैं? और अगर हमारा कैपेक्स इतना बढ़ा है, हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो कौन से सेक्टर्स होंगे जहां नई कैपेसिटी पैदा होंगी सर? देखिए, ये बेसलाइन प्रोजेक्शन अगले साल के लिए 6.5% है। रेंज उन्होंने कहा कि 6 से 6.8% के बीच में रह गई। तो हमें 6.5% लेके चलना चाहिए कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन क्या है। ये अगले साल का मामला है, बहुत मुश्किल है सही अनुमान लगाना कि क्या होगा। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह की जिस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि शायद ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन है, और ग्रोथ में भी 6% से नीचे ही रहे। जहाँ पे फिर आपका सवाल आता है कि अगर ग्रोथ इतना कम है तो एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति होगी और जॉब्स की क्या स्थिति होगी। मेरा आपको ये सुझाव है कि एक्चुअली हम इसकी अगर थोड़ा डीपर एनालिसिस करें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है और जॉब्स कहाँ क्रिएट होते हैं, तो उसमें आपको अंदाजा लगेगा कि अब इस समय इंडस्ट्री में डायरेक्ट बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता। इतना मैकेनाइजेशन हो रहा है, इतनी जो जॉबलेस ग्रोथ जिसको हम कहते हैं वो होता है। उसके मुकाबले सर्विसेज में जो है वो बहुत एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है। ओके। चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे और सर्विसेज हैं बहुत सारी मेडिकल साइड में, इसमें जिसमें आज के दिन डिजिटल साइड में बहुत आपको हो रहा है, उसमें बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर हम एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से उस चीज में करें जिसमें जॉब की क्रिएशन की पॉसिबिलिटी हो। अब रेलवे का जो एक्सपेंडिचर है उसमें जॉब्स इतने क्रिएट नहीं होते, लेकिन रोड का जो एक्सपेंडिचर है उसमें इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज काफी उस पे आती हैं, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज उस पे काफी हो जाती हैं, ट्रेडिंग बहुत बढ़ती है, गुड्स वगैरह का मूवमेंट, तो वो ज्यादा क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट। बट आप अगर मेट्रोज पे बहुत सारा खर्च करते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट, वो सर्विस जरूरी है उसका, या आप कैपिटल एक्सपेंडिचर आर्म्स और आर्मामेंट पे खर्च करते हैं तो उसमें भी आपका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट नहीं होता। मेरा अपना मानना ये है कि हम सरकार का जो बजट है वो हम सेवाओं की तरफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में नहीं इस्तेमाल करते, जबकि वहाँ पे इसकी कैपिटल आउटपुट रेशो जिसको कहते हैं, उसका कैपिटल के मुकाबले कितना आउटपुट होता है, वो सर्विसेज में सबसे कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे ट्रेडिंग में हो, इसमें तो अगर हम अपना बजट बनाते समय या अपनी स्ट्रेटजी
पोटेंशियल और रिलेटिवली उसका अंदाजा ठीक से लगाएं और प्लान करें, तो शायद हम बेहतर तरीके से नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और निर्मला सीतारमन ने इसका जिक्र भी किया, 100 रुपये आप अगर खर्च कर रहे हैं कैपेक्स पे, तो एक मोटा मोटा अनुमान उन्होंने दिया कि 250 आपके वापस आ रहा है अगर आपने अच्छे तरीके से वो किया। कई अनुमान ये कहते हैं कि 100 के 400 भी आ सकते हैं, 4 गुना। और जो गर्ग सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जॉब को लेकर जो चिंताएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपने कैपेक्स में पैसा लगा दिया तो सीधे इतनी नौकरियां आ गई। वो डायरेक्ट नौकरियां नहीं आती हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं और उनसे जुड़े हुए जो रोजगार होते हैं, उनमें बढ़ोतरी होती है। तो एक तरह से जॉब का इकोसिस्टम बनता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करना भी गर्ग सर बता रहे हैं कि ठीक नहीं होता कि सीधा कितनी नौकरियां आ रही हैं। अब एक चीज जो रह गई है जोशी सर, वो एक्सपोर्ट को लेकर ही में जो मैं कह रहा था, अभी कुछ आंकड़े तो हमारे पास अच्छे हैं, जैसा कि मैं सीपीआई की बात कर रहा था, पिछले 3-4 महीने से अच्छे हैं। WPI भी दिसंबर में 4% के आसपास आ गया, और जैसा मैं कह रहा था उसका लैग्ड इफेक्ट भी आ रहा है, तो ठीक ठाक है। नागेश्वरन साहब कह रहे हैं, जो सीई हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया में अगर स्थिति अच्छी रही तो हम 8% भी जा सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटीज तो बहुत है। तो ऐसे में हमारा बैकअप प्लान क्या है? क्या हमने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया सब, या हमने कुछ सोच के रखा हुआ है? देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर जैसा आप बोल रहे हो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति जो है वो इस समय बड़ी गंभीर है। और अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखते हो तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में अभी से 15-20 दिन के पहले लोग कह रहे थे बहुत बड़ा स्लो डाउन इज देयर, बट अदरवाइज क्या है कि WTO हैज ऑलरेडी फोरकास्टेड, उनका फोरकास्ट ये है कि आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट की ग्रोथ 1% से होने वाली है इंटरनेशनल ट्रेड की। तो उसके अंदर जो मतलब हमको परेशानियां दिख रही हैं, और आपने देखा कि दिसंबर में हमारा ऑलरेडी स्लम्प है एक्सपोर्ट में, जबकि लास्ट ईयर जो है 21-22 के अंदर इंडिया ने एक रिकॉर्ड $422 बिलियन का एक्सपोर्ट हिट किया। अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक्सपोर्ट की जो स्पीड है वो थोड़ी कम बढ़ रही है, इंपोर्ट की ज्यादा बढ़ रही है, और इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट की एक दूसरी प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो मार्केट इनिशिएटिव, और मार्केटिंग के लिए मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव एक स्कीम थी, MDA पहले थी, वो चलो अभी नहीं है। सो वी वांटेड सम सॉर्ट ऑफ एन स्कीम वेयर इन कि हमारे प्रोडक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। जैसे अभी आप सोने चांदी की ज्वेलरी की बात कर रहे थे कि उसमें हमने ड्यूटी बढ़ा दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, गर्ग साहब आपको अच्छे से बताएंगे, कि सोने चांदी पे जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन स्मगलिंग। तो मुझे लगता है कि ये ड्यूटी कम करने से जो है ना आपकी स्मगलिंग कम होती है, और ये हमारा कई डिकेड से एक्सपीरियंस है। हाँ, अब एक्सपोर्ट के अंदर दूसरा देखिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो कि जॉब क्रिएटिव, तो उसमें जैसे एक टेक्सटाइल है, लेदर है, और एक प्लांटेशन सेक्टर है। तो आप इसमें चाय के अंदर आप देखिए कि आसाम के अंदर लगभग 80 लाख पीपल विच अकाउंट फॉर 18% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ होल आसाम आर डिपेंडेंट ऑन टी। चाय की कीमत दुनिया के बाजार में 1960 से 71 तक 2% गिरी है इन रियल टर्म्स, टेकिंग केयर ऑफ इन्फ्लेशन, और उसके बाद से अब तक 2.5% गिरी है, टोटल 4.5। इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी, और अब हम बाजार के अंदर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, दूसरे प्लेयर आ गए हैं। इस बार तो श्रीलंका की स्थिति खराब है, बट वियतनाम है, केन्या है, वैसे ही हमने कॉफी के अंदर भी हमको परेशानी है, रबर में भी है, बिकाने नेट इंपोर्टर, हमको प्रॉब्लम अब स्पाइसेस में भी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर की तरफ, अब जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि दार्जिलिंग टी का 10 साल पहले प्रोडक्शन 12 मिलियन केजी था, वो 10 साल में घट के 7 मिलियन केजी हो गया, ऑलमोस्ट हाफ। और उसके अंदर हमको उम्मीद थी कि सरकार किसी तरह का जो है ना उसको देगी, मतलब अगर इस इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया और उसके लिए अगर कोई प्लान नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी चाय इंडस्ट्री, इंडिया वाज एब्सोल्युटली एन अनचैलेंज्ड लीडर इन द टी इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मे बी we may become a net importer in time to come, क्योंकि हमारे यहाँ 80-85% चाय का जो कंजम्पशन डोमेस्टिक होता है। एब्सोल्युटली सो इन चीजों को, अच्छा अब क्या है कि एब्सोल्युटली सर, एक जो बिल्कुल आज जो हमारी चर्चा हुई है आप तीनों के साथ, उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ चैलेंजिंग जो फैक्टर्स हैं उन सब पर बातचीत हुई है। आई एम श्योर सरकार ने अच्छे से इस पर होमवर्क भी किया होगा, जो चैलेंजेस हम जिनको डिस्कस कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया गया होगा, उन पर होमवर्क भी किया होगा, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी बनाई होगी। तो हम अब ये भविष्य पर छोड़ते हैं कि ये बजट किस तरह से इम्पैक्ट लेकर आता है। होपफुली पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा।
इमीडिएटली ना सही, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट दे और राहत दे इकोनॉमी को, और जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं उनकी तरफ हम सही दिशा में आगे बढ़ते रहें, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। बृंदा मैम, थैंक यू सो मच मैम, वक्त निकाला आपने। जोशी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गर्ग सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए। इकोनॉमी के मोर्चे पर क्या मिला ये तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन एक आम आदमी के लिए इस बजट में क्या था उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आम आदमी को इस बजट से क्या मिला, कौन कौन सी उम्मीदें पूरी हुई, कौन सी नहीं हुई, पूरा विश्लेषण एक बार देख लीजिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। इस बजट को देश के विकास की दिशा में अहम कड़ी माना जा रहा है। गरीब गुरबों से लेकर नौकरी पेशा लोगों के साथ युवाओं, महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बजट खास माना जा रहा है। बजट में खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। गरीब और कामगार वर्ग के लिए चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी बजट में खास प्रावधान किया गया है। आज हम आपको टैक्स की बात करते हैं। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को और फायदेमंद बनाने की कोशिश की है। आयकर की नई व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपए की छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए से कम है और वो नए टैक्स रिजीम को अपनाता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब बात करते हैं गरीब गुरबों की। वित्त मंत्री ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बजट में अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वहीं बजट में पीएम आवास योजना की आवंटित राशि 66% तक बढ़ा दी गई है। अब देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की बात करते हैं। सरकार ने बजट में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर महिला सम्मान बचत योजना नाम से एक योजना का ऐलान किया है। इस योजना में 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 7.5% के फिक्स रेट ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में कोई महिला या बालिका शामिल हो सकती है। इस योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब बात बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा की करते हैं। बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 15 लाख रुपए तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही मासिक आय खाता स्कीम के तहत मौजूदा 4.5 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने की बात कही गई है। बजट में नई टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके लिए देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान खोले जाएंगे। इससे अनुसंधान के क्षेत्र में फायदा मिलेगा। वहीं यूथ को स्किल ट्रेनिंग के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया जाएगा। इसमें 3 लाख युवाओं को एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग जैसी एडवांस्ड तकनीकी की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं 47 लाख युवाओं के लिए पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत सरकार 3 साल तक स्टाइपेंड देगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट के पिटारे से आम आदमी की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लगातार गिरते हुए अदानी ग्रुप के शेयरों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एनएसई ने ग्रुप की 3 कंपनियों को एएसएम यानी कि एडिशनल सर्विलांस मेजर्स के तहत डाल दिया है। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं और इन्हें एएसएम में डालने का मतलब क्या है, हमारे सहयोगी ब्रिजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी बताइए, क्या मतलब है इस खबर का, एएसएम में डालने से अब क्या होगा और क्या किया है एनएसई ने? बिल्कुल, एएसएम में डालने का मतलब ये हुआ कि जो निगरानी तंत्र है एक्सचेंज का, वो इन शेयरों को और ज़्यादा कड़ाई के साथ इनकी निगरानी करेगा। और एएसएम में जो 3 कंपनियां डाली गई हैं उनके नाम है अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट। इसके अलावा बीएसई ने अदानी टोटल गैस जो कंपनी है उसका जो सर्किट फिल्टर 10% था उसको घटाकर 5% कर दिया है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखें तो 3 एनएसई ने और 1 कदम बीएसई और एक शेयर पर बीएसई ने ये कदम उठाया है। और एएसएम शॉर्ट टर्म एएसएम में डाला गया है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 5 दिन तक इन शेयरों की निगरानी होगी और अगर ये फिर से इनमें 25% से अधिक की गिरावट आती है तो ये लॉन्ग टर्म एएसएम में चले जाएंगे। उसके बाद उस स्थिति में
90 दिनों तक जो है ये उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद अगर सुधार होता है तब जाकर बाहर निकलेंगे। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म एएसएम में डाले गए हैं, यानी कम से कम 5 दिन इसमें रहेंगे। और जब कोई शेयर शॉर्ट टर्म एएसएम में जाता है तो कम से कम 50% या जो भी एप्लीकेबल मार्जिन अगर हायर है 50% से तो वो लागू होगा और इस पर अधिकतम 100% तक जो है वो मार्जिन लगाया जा सकता है। इसमें 3 फरवरी तक की जो ओपन पोजीशन है उस पर भी लागू होगा और 6 फरवरी से जो नए पोजीशन होंगे उन पर भी ये लागू होगा। एक्सचेंज का बाकायदा एक फार्मूला होता है कि अगर लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन तक कोई शेयर 25% या उससे अधिक गिरता है तो उस पर शॉर्ट टर्म एएसएम जो है लगाया जाता है। तो ये उसी फार्मूले के तहत जो है ये लगाया गया है और 6वें कारोबारी दिन इसकी समीक्षा होगी। अगर गिरावट थमती है तो फिर ये एएसएम शॉर्ट टर्म एएसएम से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद भी अगर गिरावट आगे और 3 दिनों तक लगातार 25% रहती है तो फिर ये लॉन्ग टर्म एएसएम में भी जा सकते हैं। मकसद इसका यही है कि जो उतार चढ़ाव है वो कम किया जाए, जो निवेशक हैं या जो ट्रेडर हैं उनको अतिरिक्त मार्जिन देना पड़े ताकि वो अनावश्यक इसमें जो है वो सौदेबाजियां ना करें, सट्टेबाजियां ना करें और अपने आप को जोखिम से बचा सकें। चलिए, तो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, ये हैं 3 कंपनियां अदानी ग्रुप की जो एएसएम में अब लाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं अदानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा आज संसद में भी गूंजा और इस मुद्दे पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने अदानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष ने चर्चा के लिए नोटिस दिया था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। और अदानी ग्रुप पर क्रेडिट स्विस के बाद सिटी भी सख्त हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कुशल गुप्ता जुड़ रहे हैं, पूरी डिटेल्स देंगे। जी, तो हमने देखा कि आज भी अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको खासकर अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों पर आती हुई दिख रही थी, जिसमें 27% तक की इंट्राडे गिरावट आज यहाँ पर भी हमें देखने को मिली। अब ये किस लिए है? अब आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी वजह आज के लिए जो नई बनकर आती हुई सामने आई वो था सिटी ग्रुप, जिनकी जो वेल्थ यूनिट है उन्होंने भी अदानी सिक्योरिटीज़ पर मार्जिन लोन देना रोक दिया है। तो यानी कि तुरंत प्रभाव से जो इनकी सभी सिक्योरिटीज़ थी उनकी लेंडिंग वैल्यू को इन्होंने तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब आप देखिए, इसके पहले कल के दिन में हमने देखा कि जो क्रेडिट स्विस है उन्होंने भी अपनी जो अदानी ग्रुप की सिक्योरिटीज़ थी उसकी लेंडिंग वैल्यू ज़ीरो कर दी है। आमतौर पर ये जो वैल्यू है इनकी 75 से 80% हुआ करती थी। तो बात साफ है कि यहाँ पर जो एक्सपोजर मिल रहा था पहले अदानी ग्रुप की जो सिक्योरिटीज़ है उसको एज ए कोलैटरल रखकर यहाँ पर मार्जिन लोन्स दिए जा रहे थे, अब एज ए कोलैटरल वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। तो जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद जो कंटेंशंस में है लगातार अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये दोनों बैंकों ने अभी ये फैसला लिया है। अब यही नहीं, आप देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट्स और फैसला जो लिया है ये ब्लूमबर्ग के हवाले से अब तक सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि किस तरह का एक्सपोजर है, खासकर विदेशी बॉन्ड को लेकर जो एक्सपोजर है कुल मिलाकर अदानी ग्रुप का लगभग 1.9 लाख करोड़ का कर्ज है। उसके अंतर्गत जो विदेशी बॉन्ड्स या फिर कमर्शियल पेपर्स हैं उनका 29% हिस्सा है, यानी कि वैल्यू टर्म्स में आप देखेंगे तो 55,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये एक्सपोजर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियर कट यही वजह है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप शेयरों में आज उतनी बड़ी वॉलेटिलिटी हमें फिर से देखने को मिली। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन कल के दिन में भी इस पर आता हुआ नजर आता है। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाजार में आज भी उठापटक जारी रही।
ग्लोबल और घरेलू संकेतों के बीच आज बाजार की शुरुआत हुई। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स अच्छी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। दरअसल अदानी के किसी शेयर के सेंसेक्स में नहीं होने का उसे फायदा मिला और 224 अंक चढ़कर 59,932 अंक पर बंद हुआ। लेकिन अदानी के शेयरों में आई भारी गिरावट के चलते निफ्टी 6 अंक टूटकर 17,610 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 156 अंकों का उछाल देखा गया और ये 40,670 पर बंद हुआ। पूरा एक्शन बता रही है नुपुर। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सपायरी का दिन था, काफ़ी उठा पटक आज हमने मार्केट में देखी। बजट के बाद फॉलो अप ट्रेडिंग सेशन था और जिस हिसाब से यूएस मार्केट के हैंडओवर हमें मिला था फेड पॉलिसी के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज बाजार में दिखी। अदानी का फेयर्स को अभी भी कंटिन्यू और बजट का जो एनालिसिस था उसके बाद भी हमने आज कुछ जगह उसका रिएक्शन भी आते देखा। लार्जर इंडिसेस की बात करें, बड़े इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी करीबन फ्लैट बंद होते नजर आए। इतने उतार चढ़ाव के बाद हमने देखा कि क्लोजिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्लैट बंद हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट आते दिखा था। गेनर्स की लिस्ट बता देती हूँ मैं। निफ्टी में आईटीसी, कल नतीजा आने वाले कंपनियां, उम्मीद है कि मार्जिन काफ़ी बढ़िया होंगे। होटल बिजनेस से उम्मीद है कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखेगी। सिगरेट वॉल्यूम 10 से 11% बढ़कर आ सकता है। उसके पहले हमने देखा इस स्टॉक में 5% की उछाल आज नजर आए। ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक आते दिखा था। ब्रिटानिया काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी Q3 की, ऑपरेशनली काफ़ी बढ़िया रहा। नियर हाई लेवल पे मार्जिन आते दिखे। इस स्टॉक में भी करीबन 4.5 से 5% का उछाल आज हमने देखा था। इंडसइंड बैंक जहाँ पे क्लैरिफिकेशन था तो 3.5% का वहाँ पे उछाल था। HUL में भी देखें तो 2.5% की बढ़त आज आपको इस स्टॉक में नजर आई थी। लूजर्स की बात कर लेते हैं। डीवी स्लैब कल नतीजा आने वाले, उसके चलते यहाँ पे 2-2.5% की गिरावट और कमजोरी बनी हुई थी स्टॉक में। अनुमान है कि कमजोर नतीजे आ सकते हैं। आयशा मोटर्स, हीरो मोटर को पावर ग्रिड भी देखें तो यहाँ पर आज बिकवाली नजर आई थी। और स्टॉक्स इन फोकस की लिस्ट में बता देती हूँ। अतुल ऑटो में देखें तो काफ़ी बड़ा मूव था, 10% का मूव यहाँ पर नजर आया था। बॉम्बे बुमराह भी देखें तो वहाँ पर भी बढ़िया मोमेंटम बना हुआ था खरीदारी की तरफ। यूपीएल और HDFC लाइफ, इन दो स्टॉक पे आज बिकवाली दिखी। यूपीएल में करीबन 5-6% की गिरावट थी और HDFC लाइफ भी देखिए जिस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नेगेटिव निकल के आया था बजट से, तो इस पर दबाव आज भी बना ही रहा। अदानी ग्रुप स्टॉक्स बजट से पहले भी हेडलाइंस में थे, बजट के बाद भी हेडलाइंस में कंटिन्यूसली जिस हिसाब से स्टॉक इन ग्रुप स्टॉक्स पे खबरें आ रही है, ये स्टॉक्स लगातार दबाव यहाँ पर दिख रहा है, लगातार बिकवाली यहाँ पर दिख रही है। आज भी अदानी एंटरटेनमेंट में लोअर सर्किट के करीब था, 25 से 28% का फॉल यहाँ पे दिखा था। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस और अदानी पोर्ट्स में भी आज बिकवाली ही नजर आई और काफ़ी दबाव में ये ग्रुप फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो और गेनर्स के लिस्ट बताते हुए क्लीन साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे, 7% का मूव था। केना कंस्ट्रक्शन, KPIT यहाँ पर भी बढ़िया आज रहा मोमेंटम खरीदारी की तरफ। और लूजर्स में TCI एक्सप्रेस जहाँ पे 10% की गिरावट थी। बिरलासॉफ्ट और वर्लपुल भी देखे तो यहाँ पर भी आज बिकवाली नज़र आई। तो ऑल इन ऑल काफ़ी वॉलेटाइल दिन था, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक था, एक्सपायरी का दिन था और बजट का जो फॉलो अप था उसका भी आज इम्पैक्ट हमने देखा। लेकिन लास्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी देखे तो करीबन फ्लैट बंद होते दिखे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निजी आवास पर FBI ने छापेमारी की है। ये छापेमारी गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस छापेमारी में FBI को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाइडेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने निजी दफ्तर और घर में गोपनीय दस्तावेज रखे हुए थे और बताया ये जा रहा है कि ये दस्तावेज उस वक्त के हैं जब वो 2009 से 2016 तक उपराष्ट्रपति रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रेहोबोथ बीच स्थित घर पर FBI ने बुधवार को रेड मारी। 3.5 घंटे चली इस रेड में FBI को कोई गोपनीय दस्तावेज तो नहीं मिले, लेकिन ये मुद्दा बाइडेन के लिए सिरदर्द जरूर बन गया है। इससे पहले 20 जनवरी को ही FBI ने बाइडेन के विल्मिंगटन स्थित घर की तलाशी ली थी, जहां खुफिया एजेंसी को कुछ गोपनीय दस्तावेजों के साथ हैंड रिटन नोट्स भी बरामद हुए थे। उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स में अमेरिकी सीनेट में बाइडेन के कार्यकाल का जिक्र है और कुछ 2009 से 2017 तक उपराष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल से जुड़े हैं। दरअसल बाइडेन पर अपने निजी आवास पर गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप लगे हैं, जिसकी तलाशी के लिए FBI उनके घर पहुंची। इस मामले की जांच के लिए पिछले 2 महीने से भी कम समय में FBI ने 3 बार राष्ट्रपति बाइडेन के घर और ऑफिस पर रेड की है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद से हटने के बाद उनके घर पर भी छापेमारी की गई थी और गोपनीय दस्तावेज जब्त किए गए थे।
अंडर 19 T20 महिला विश्व कप जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का हर कोई सम्मान कर रहा है। आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची अंडर 19 महिला विश्व विजेता टीम का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। महिला टीम का फूल मालाओं और तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद थे। हर कोई इन खिलाड़ियों का दीदार करना चाहता था, कोई सेल्फी लेना चाहता था तो कोई उनकी हौसला अफजाई कर रहा था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भी जबरदस्त स्वागत से बेहद खुश दिखी। उनके परिवार वाले भी उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं अपने आप पे हम लोग। बीसीसीआई ने विजेता टीम को 5 करोड़ का इनाम दिया है। इस टीम में कई ऐसी खिलाड़ी हैं जो बेहद गरीब परिवार से हैं। इन खिलाड़ियों ने तमाम कठिन हालात का सामना करते हुए देश को गर्व करने का हौसला दिया है। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।